ये सेकंड क्लास का। पिछले वीडियो में फर्स्ट क्लास के अंदर टैली की कंपनी के बारे में पूरी डिटेल बताई हुई है। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा तो वो देख सकता है, जिसमें कंपनी बनाना, डिलीट करना, चेंज करना और कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास आती है, इसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, कंपनी बनाने के बाद में हम अभी कंपनी के अंदर है। यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर क्या है, ये करंट पीरियड, मतलब अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक, तो यहाँ पे करंट पीरियड दिखाएगा। अगर हमें इस पीरियड को चेंज करना है, मान लीजिए आपको अप्रैल 2023 से 24 तक का वर्क करना है कोई भी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ में F2 प्रेस कर देंगे। ऑल्ट के साथ में F2 जैसे ही प्रेस करेंगे तो चेंज पीरियड आ जाएगा। तो मतलब कोई भी फाइनेंशियल ईयर अगर आपको चेंज करना हो तो एल्टर के साथ में F2 प्रेस करना है और यहाँ पे अपन कर देंगे जैसे 23, 31, 3, 24, एंटर लगा दिया। तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पीरियड को चेंज करने के लिए Alt F2 प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है नेम ऑफ कंपनी। हमारी कंपनी का नाम क्या है, ये कंपनी का नाम हो गया। करंट डेट, कौन सी डेट में हम वर्क कर रहे हैं, जैसे करंट डेट अभी हमने कंपनी बनाई है तो 1 अप्रैल ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में डेट ऑफ लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री की डेट, अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं की है तो इसमें दिखा रहा है नो वाउचर एंटर्ड। मतलब अगर हम एंट्री कर देंगे तो उस एंट्री की डेट दिखाएगा कि इस तारीख को आपकी लास्ट एंट्री हो चुकी है। ओके, ये तो होगी बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ऊपर आता है मास्टर के अंदर क्रिएट। अब हम क्रिएट पे जैसे ही एंटर लगाते हैं तो ये काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, ये काफी सारी चीजें। सबसे पहले दो टॉपिक को देखते हैं, ग्रुप्स और लेजर को। यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद में ग्रुप और लेजर। अब ग्रुप और लेजर टैली में बनाने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि ग्रुप और लेजर होते क्या है। लेकिन वो फ्रेशर बंदे होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या आती है कि ग्रुप्स और लेजर पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई ये ग्रुप होता है, इसको ग्रुप बोलते हैं, ये लेजर होता है, कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में ही इसमें बनाने से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेजर होते क्या है, कौन से लेजर का ग्रुप क्या होता है और क्यों होता है। चैनल पे जो भी नए है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, थोड़ी सी मैंने डेफिनेशन बना रखी है इसकी, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आके आपके दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए ग्रुप, ग्रुप का क्या मतलब होता है। यहाँ पे ग्रुप की परिभाषा है कि अकाउंटिंग ग्रुप्स एक ही प्रकार के या एक ही स्वभाव के लेजर का संग्रह यानी कलेक्शन होता है। इन ग्रुप्स की सहायता से ही टैली को यह जानकारी मिलती है कि बनाया जा रहा लेजर खर्चे का लेजर है या इनकम का है या एसेट्स है या लायबिलिटी है। मतलब तो समझ ही गए होंगे, ग्रुप भाई कोई भी समूह को ग्रुप बोल देंगे। काफी सारे लेजर होते हैं जिनकी कैटेगरी एक ही टाइप की होती है, उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, तभी टैली को पता चलेगा कि हाँ इसको बैलेंस शीट में लेना है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेना है, इसको सेल्स रजिस्टर में लेना है। तो टैली क्या होगी, ग्रुप के हिसाब से पहचानेंगे। हमें क्या करना है कि लेजर बनाने हैं। लेजर क्या होते हैं, खाते होते हैं जो एक समूह से जुड़े होते हैं, जो खाते के प्रकार को परिभाषित करते हैं। मतलब हम जो भी अकाउंट्स बनाएंगे उसी के हिसाब से अपने को पता चलेगा कि हम क्या बना रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लेजर बना दिया तो हमें पता चलेगा कि हाँ कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल अपने को डालना है तो इसके अंदर ही डालना है, खाते के प्रकार से अपने को पता चलेगा। अब यहाँ पे हम उसको जिस ग्रुप में देंगे उससे टैली को टैली पहचानेगी उसको कि हाँ ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो टैली पहचानती है ग्रुप्स के हिसाब से और हम पहचानेंगे लेजर के हिसाब से कि हाँ भी ये लेजर है, इस ग्रुप में जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप जो होते हैं वो टैली के हिसाब से ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो अब बने हुए ग्रुप देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार एल्टर में जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे तो ये देखिए टैली में अपने हिसाब से काफी सारे ग्रुप बने हुए होते हैं। हमें क्या करना है कि लेजर बनाने हैं और उन लेजर को इन ग्रुप के अंदर ट्रांसफर करना है ताकि टैली उनको पहचान सके। तो यहाँ पे अपने को ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो ग्रुप बना भी सकते हैं। वो भी बताएंगे आपको कैसे और कब और क्यों बनाना पड़ता है। लेजर में आते हैं तो लेजर क्या होते हैं कि दो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बने हुए होते हैं पहले से। तो उसके बाद में अपने को 1000, 1500, 2000 जितने भी लेजर क्रिएट करने हैं वो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए लेजर है, थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि जो जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाए कि लेजर कौन सा है, किसमें जाएगा, क्यों जाएगा, वो पता होना जरूरी है।
यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पूंजी। कोई भी व्यापारी व्यापार स्टार्ट करते समय फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो रुपए, जो राशि से व्यापार की स्टार्टिंग होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल बोल देते हैं। तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और इसका ग्रुप भी क्या हो जाएगा? कैपिटल का कैपिटल ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से होता है 2 नंबर लेते जैसे आ गया, अपने को ड्रॉइंग का खाता बनाना है। ड्रॉइंग का मतलब हो गया आहरण। अगर कोई व्यापारी अपने ही व्यापार से पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी गुड्स विड्रॉ करता है, मतलब निकालता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ड्रॉइंग। तो टैली के अंदर उसका लेजर बनाना पड़ेगा अपने को ड्रॉइंग का। तो ड्रॉइंग किसमें जाएगा? कैपिटल में। कैपिटल में क्यों जाएगा? क्यों कि व्यापारी पर्सनल यूज के लिए अपने लिए निकाल रहा है व्यापार से। तो हम व्यापारी की जो भी पूंजी लेते हैं उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं या जमा करते हैं। तो अगर वो वापस निकालेगा उसको अपन क्या करेंगे? उसके कैपिटल से ही लेस करेंगे। इसीलिए ड्रॉइंग का अकाउंट कैपिटल में जाएगा। 3 नंबर है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी कैपिटल में जाता है। अब ये इनकम टैक्स कैपिटल में क्यों जाता है? क्योंकि इनकम टैक्स किस पे लगता है? व्यापारी की पर्सनल आय पे लगता है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट व्यापारी को होता है वो उसकी पर्सनल इनकम होती है, और पर्सनल इनकम में जो टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स कैपिटल में जाएगा, क्योंकि वो भी उसकी पूंजी से ही लेस होगा। एक होता है LIC प्रीमियम। LIC प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस, ये भी पर्सनल होता है, व्यापारी का खुद का होता है, इसमें व्यापार का कोई रोल नहीं होता, इसीलिए ये अकाउंट भी किसमें जाएगा? कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 लेजर एग्जांपल बता रखे हैं कैपिटल के, तो चारों पर्सनल यूज के लिए होते हैं, इसीलिए कैपिटल के अंदर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है परचेज। परचेज का मतलब होता है माल खरीदना, और माल खरीदने से संबंधित कोई भी लेजर बनेगा वो उसका ग्रुप भी सेम परचेज ही होगा। उसके बाद में आता है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है माल बेचना, और बेचने से संबंधित लेजर है वो सेल्स ग्रुप में ही आएगा। उसके बाद में आता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का लेजर हम ऑलरेडी बना हुआ होता है। उसके बाद में अगर पेटी कैश वगैरह का बनाते हैं तो उसका ग्रुप होगा कैश इन हैंड। बैंक अकाउंट का ग्रुप होगा बैंक। उसके बाद में स्टॉक का ग्रुप होगा स्टॉक इन हैंड, स्टॉक। उसके बाद में आता है देखिए एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये पहचानने में कभी कभी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि डायरेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। तो एक्सपेंसेस सबसे पहले बता देता हूँ। एक्सपेंसेस बोलते हैं खर्चों को, जो भी खर्चे व्यापार के अंदर लगते हैं। अब वो 2 प्रकार के किस तरीके से होते हैं? डायरेक्ट खर्चा वो होता है जो माल की लागत को प्रभावित करता है। जैसे हम कोई भी गुड्स परचेज करेंगे, मान लीजिए हमने गुजरात से 2 लाख रुपए का माल खरीद लिया। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का माल खरीदा है तो अपना क्या लग रहा है? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है या फ्रेट लग रहा है, यानी गाड़ी भाड़ा लग रहा है। तो जो भी गाड़ी का किराया लगेगा वो क्या होता है? अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। हो गया क्योंकि वो माल की लागत को प्रभावित कर रहा है। यानी कि हम कोई भी गुड्स परचेज करेंगे तो ही लग रहा है, अगर हम गुड्स बाय नहीं करेंगे तो ये फ्रेट नहीं लगेगा। उसी तरीके से हमारे किसी पार्टी ने अपने को माल भेजा है, बिल भेजा है, साथ में ट्रांसपोर्ट वाला क्या करता है कि हमें डिलीवरी करता है शॉप तक, तो वो डिलीवरी करने का जो चार्ज लेगा, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज, वो भी उसमें जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्यों? वो भी गुड्स पे ही इफेक्ट डाल रहा है। अगर गुड्स अगर अपन रिसीव ही नहीं करेंगे तो वो नहीं लगेगा। उसके बाद में होता है वेजेस, यानी मजदूरी। मजदूरी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, उस टाइम लेबर को दी जाने वाली मजदूरी डायरेक्ट में जाती है। अगर हम कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे ना या फिर गुड्स कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो अपन लेबर भी अपने को नहीं चुकानी पड़ेगी, यानी वेजेस भी नहीं देना पड़ेगा। तो मजदूरी जो होती है वो भी इफेक्ट डालती है अपने पे गुड्स पे, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। तो इनडायरेक्ट का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष खर्चे, यानी इनको माल से कोई मतलब नहीं है, माल बिके चाहे ना बिके। जैसे मान लीजिए हम सैलरी दे रहे हैं किसी पर्सन को, कोई व्यक्ति को हायर कर रखा है हमने, तो शॉप पे फैक्ट्री में, तो अब हमारा गुड्स सेल हो या ना हो, अगर हमने उसको मंथली बात कर रखी है कि इतने रुपए में ये आपकी सैलरी है तो उसको सैलरी देनी ही पड़ेगी। अगर हमने कोई भी गोडाउन किराए पे ले रखी है तो गोडाउन वाले को मतलब नहीं है कि वही तुम्हारा माल बिकेगा नहीं बिकेगा, रेंट तो उसको पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है वो भी भरना पड़ेगा, दुकान का छोटा मोटा खर्चा लगता है, पानी का बिल है, या फिर कोई रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, इसी तरीके से ऑफिस का एक्सपेंसेस हो गया। इस तरीके से काफी सारे खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको गुड्स के इफेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है, गुड्स सेल हो या ना हो इसका इससे कोई संबंध नहीं होता। ये खर्चे अपने को चुकाने ही पड़ेंगे अगर हम व्यापार करेंगे तो।
उसके बाद में डायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि गुड्स खरीदेंगे तो उनको इफेक्ट डालने वाले जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट में, ये सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं ताकि अपने को ये पता चल जाए कि हाँ ये डायरेक्ट में जाएगा और ये इनडायरेक्ट में। मोस्टली ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट में ही आएंगे, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी अलग अलग लेजर बनाने हैं आपको। इन सब का लेजर बनाएंगे तभी टेली को पता चलेगा कि हाँ ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तभी वो प्रॉफिट एंड लॉस के हेड के अंदर अपने को ट्रांसफर करेगा। उसके बाद में होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये बताई दी आपको, 2-3 लेजर होते हैं। फिर होता है इनकम, इसी तरीके से 2 होती है इनकम, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अब कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, मतलब व्यापार से अदर कोई इनकम अपन रिसीव करते हैं, जैसे ब्याज प्राप्त हो जाता है, कभी डिस्काउंट हो जाता है, हमारे पास एक्स्ट्रा बिल्डिंग पड़ी है वो किराए भी दे रखी है तो रेंट रिसीव्ड हो गया, तो कोई भी एक्स्ट्रा इनकम होता है वो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगी। फिर होता है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है आयोजन करना, कोई भी खर्चों को नेक्स्ट ईयर के अंदर ट्रांसफर करना। जैसे मान लीजिए हर एक्सपेंसेस को हम मंथली नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में पे करते हैं, तो पिछले मंथ का जो एक्सपेंसेस है वो हमने अब इस मंथ पे कर दिया, फिर इस मंथ का एक्सपेंसेस है वो अगले मंथ पे करेंगे। तो इसी तरीके से ये क्रम चलता चलता फरवरी मार्च पे आता है, तो मार्च फरवरी का एक्सपेंसेस मार्च में क्लियर हो गया, लेकिन मार्च का जो एक्सपेंसेस होता है वो अपन क्या करते हैं अप्रैल में करते हैं। तो अप्रैल में करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि मार्च के अंदर अपना फाइनेंशियल ईयर जो क्या होता है खत्म हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उन खर्चों को पे करते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस बुक क्या करेंगे हम उसी फाइनेंशियल ईयर में लेंगे पिछले वाले में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन टेबल का लेजर बना के छोड़ेंगे, तो एक्सपेंसेस को तो डेबिट कर ही देंगे, उसके बाद में क्रेडिट पेबल को कर देंगे। तो पेबल का जो हेड है वो बैलेंस शीट में अपनी लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर जो हमें है वो खर्चे एक्सपेंसेस में न चुकाकर पेबल में चुका देंगे, तो इसीलिए उनको प्रोविजन में डाला जाता है। ओके दोस्तों, आगे आता है सन्ड्री क्रेडिटर एंड सन्ड्री डेटर। इनमें बहुत बड़ी समस्या आती है नए स्टूडेंट्स को कि ये पार्टी का जो लेजर बनाएंगे वो डेटर में जाता है या क्रेडिटर में जाता है। अब यहाँ पे जैसे ये तो मैं बता देता हूँ कि सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब हो गया लेनदार, तो डेटर का मतलब होता है देनदार। ठीक है, लेनदार का मतलब हो गया जो पैसे हमसे लेगा। पैसे हमसे क्यों लेगा? क्योंकि हम उससे माल खरीदेंगे। और देनदार का मतलब हो गया पैसे देने वाला, वो हमें पैसे क्यों देगा? क्योंकि हम उसको माल बेचेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इस पार्टी से माल खरीदेंगे, जैसे राम श्याम मोहन सोहन कोई भी है या कंपनी है या फर्म है, जिससे भी हम माल खरीदेंगे वो खरीदने पर सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। यानी परचेज में हम एंट्री करेंगे, उससे गुड्स रिसीव होगा, वो अपना क्या हो गया लेनदार हो गया, यानी हमसे पैसे लेगा, इसीलिए वो क्या हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। इसी तरीके से इनमें से किसी को भी अगर माल सेल करेंगे, हम माल बेचेंगे, तो वो क्या हो गया अपना देनदार, यानी वो हमें क्या करेगा पैसा देगा। तो इस तरीके से माल सेल करने पे डेटर होता है और माल परचेज करने पे क्रेडिटर होता है। फिर होता है ब्रांच। ब्रांच का ग्रुप होता है ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन की एक्स्ट्रा ब्रांच, जैसे हमारी यहाँ पे लोकल ऑफिस है, हम दूसरे सिटी के अंदर ब्रांच करना चाहें तो उसका अपन लेजर बनाएंगे, तो उसका ग्रुप किस में जाएगा? ब्रांच डिवीजन में जाएगा। होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। व्यापार के अंदर कभी कभी क्या होता है कि हमें कस्टमर से एडवांस लेना भी पड़ता है और कस्टमर को एडवांस देना भी पड़ता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी अमाउंट हम कस्टमर से एडवांस ले रहे हैं, कस्टमर से एडवांस में अमाउंट ले रहे हैं कि भाई हाँ तेरे को गुड्स बाद में हम डिलीवरी करेंगे, तो वो अपनी क्या होगी करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि हमें उसको जो भी पैसे हमने प्राप्त किए हैं उसको इतने रुपए का गुड्स डिलीवर करना पड़ेगा। अगर हम उसको गुड्स डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो वो पैसे उसको वापस देने पड़ेंगे। इसीलिए जो भी एडवांस में रकम आती है वो अपनी लायबिलिटी होती है। उसके बाद में आता है एडवांस टू कस्टमर। अगर हमने किसी कस्टमर को एडवांस में पैसे दे दिए या फिर गुड्स दे दिया तो वो अपनी एसेट्स हो गई, क्योंकि हम उससे वापस कभी भी ले सकते हैं। उसके बाद में आता है फिक्स एसेट्स। कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, एसी हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, बाइक हो गई, कार हो गई, जनरेटर हो गया, कोई भी ऐसी संपत्तियां जो होती है उसका ग्रुप क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। एसेट्स दो होती है, करंट और फिक्स्ड। तो करंट एसेट्स में तो चालू संपत्ति आ गई और फिक्स्ड के अंदर स्थायी संपत्ति आ गई। करंट के अंदर चालू मतलब तुरंत जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए नगद रुपए हो गए, बैंक अकाउंट हो गया जिसमें हम तुरंत हाथों हाथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सन्ड्री डेटर हो गया। ये सारी चीजें क्या होगी? करंट होगी। इसके अलावा ये जो कंप्यूटर फर्नीचर बिल्डिंग ऐसी ये सारी क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स होती है। अब एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य ह्रास। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अपना क्या होता है? खर्चा होता है। ये किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। डेप्रिसिएशन जो होता है, जो कोई भी फिक्स एसेट्स हम खरीदते हैं उसके ऊपर
ईयर एंड होने के बाद में अपन उसका क्लेम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपने मोबाइल खरीदा 15,000 रुपए का, उसको 1 साल तक यूज करने के बाद में उसकी रेट में क्या होती है, गिरावट आती है। डेप्रिसिएशन का मतलब नाम से ही पता चल जाता है, मूल्य का ह्रास हो रहा है, मतलब उसके मूल्य में गिरावट आ रही है। तो जितने रुपए गिरावट आ रही है वो डेप्रिसिएशन हो गया, वो अपन क्या हो गया, हमारे व्यापार में खर्चा हो गया। जैसे गवर्नमेंट का एक चार्ट होता है, उसमें अपने को रेट मिलेगी कि एसेट्स पे इतनी रेट है, डेप्रिसिएशन का क्लेम कर सकते हैं। जैसे 20%, 30%। अब मान लीजिए मोबाइल पे 15% है, तो हम अपन क्या कर सकते हैं कि 20,000 रुपए का मोबाइल है तो उसका 15% यानी 3,000 रुपए रेट की वैल्यू का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, मतलब 17,000 रुपए का मान सकते हैं अगले ईयर तक। इसी तरीके से परचेज रिटर्न, अगर कोई भी माल खरीदा हुआ हम रिटर्न यानी वापस करते हैं पार्टी को, तो उसका ग्रुप क्या करेंगे, परचेज करेंगे। सेल्स रिटर्न का सेल्स हो जाएगा। एक होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब हो गया कि कोई भी पार्टी को, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, हम नई एजेंसी ले रहे हैं, या फिर कोई भी दुकान किराए पे लिए, उसकी सिक्योरिटी जमा करवानी है, या फिर कोई भी कनेक्शन लिया है टेलीफोन का, इंटरनेट का, उसकी सिक्योरिटी जमा करवानी है, तो किसी भी तरीके की सिक्योरिटी अगर हम जमा करवाते हैं तो उसका ग्रुप अपने को देना पड़ेगा डिपॉजिट एसेट्स, अगर वो रिफंडेबल है तो। अगर नॉन रिफंडेबल है तो उसका देना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आता है पेटी कैश। पेटी कैश का ग्रुप होता है कैश इन हैंड। उसके बाद में लोन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से हमने लोन लिया है तो वो सिक्योर्ड लोन या लोन लाइबिलिटी में। अगर हमने किसी अदर पर्सन इंडिविजुअल से या फिर किसी व्यक्ति से लोन लिया, वो जाएगा अनसिक्योर्ड लोन में। उसके बाद में आता है बैंक सीसी लिमिट, यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट। बैंक में 3-4 प्रकार के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, चालू खाता व्यापार के अंदर। एक होता है सीसी अकाउंट यानी कैश क्रेडिट अकाउंट, जिसमें क्या होता है कि बैंक अपने को 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जितने भी अपनी वैल्यूएबल एसेट्स या फिर हम जो भी देते हैं उसको सेल का, टर्नओवर का बैंक में, तो उस हिसाब से वो लिमिट बनाते हैं हमारी। तो लिमिट के अंदर अपने को पता चलता है कि बैंक हमें 20 लाख रुपए दे रखे हैं, तो उसका मंथली क्या करेगी, इंटरेस्ट लेगी हमसे। तो बैंक सीसी लिमिट का अकाउंट का ग्रुप क्या हो जाएगा अपना, बैंक ओडी यानी ओवरड्राफ्ट। उसके बाद में बैंक करंट और सेविंग अकाउंट जो भी बनाएंगे उनका सीधा ही बैंक अकाउंट में जाएगा, वो अपनी क्या है, करंट एसेट्स। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये इतने प्रकार के मोस्टली लेजर मैंने जो डेली यूज में अपने वर्क में काम आएंगे आप लोगों के, वो यहाँ पे लिखवा दिए हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हो। अब आते हैं कि ये लेजर टेली में बनेंगे कैसे। तो उसके लिए अपन जाते हैं टेली में। तो टेली में सबसे पहले मेन स्क्रीन पे है, यहाँ पे अपन जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद में ग्रुप मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी बने हुए हैं, अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। लेजर बनाने हैं तो लेजर में जाएंगे, और लेजर में जाने के बाद में यहाँ पे मैंने जैसे बना दिया ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग बनाने के बाद में अलाइस नेम में उसका नाम कोई दूसरा हो तो दे सकते, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे ड्रॉइंग का ग्रुप क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पे मैंने एंटर लगा दिया। इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है आपको, इसको सीधा ही एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, पता है दूसरा अकाउंट जैसे मैंने बना दिया राम। अब राम से हमने क्या किया है, माल परचेज किया है, तो परचेज किया है तो वो हमसे पैसे लेगा। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, ये बताया था मैंने आपको, ये 2-3 बार आप देखोगे, रीड करोगे इनको तो पता चल जाएगा। उसके बाद में इसका सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देंगे। मेंटेन बिल बाई बिल को यस रख सकते हैं। उसके बाद में राम की डिटेल है तो राम का एड्रेस वगैरह डाल देंगे, यहाँ पे पूरा फुल डिटेल, कौन सा स्टेट है वो स्टेट डाल देंगे। अब जिस पार्टी से माल खरीदा है उसका जीएसटी नंबर अगर है तो उसका जीएसटी नंबर डाल देंगे। पैन नंबर डिटेल देनी हो तो पैन नंबर। कोई भी व्यक्ति का, फर्म का, सोसाइटी का अगर लेजर बनाएंगे तो उसमें सारी डिटेल डालनी है अपने को। एक्सपेंसिव वगैरह के लेजर बनाएंगे उसमें ये डिटेल देने की जरूरत नहीं होती। ओपनिंग बैलेंस ये चीजें आप बाद में क्लियर कर सकते हैं, सिर्फ लेजर बनाना देख लीजिए, ताकि क्योंकि अभी ये चीज देखोगे तो लेजर वगैरह का समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ सीधा ही। अब इस तरीके से ये सारे लेजर आप बना सकते हो। जैसे मैं एक लेजर और बना देता हूँ, रेंट एक्सपेंसेस का बना दिया मैंने, ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको सीधा ही एक्सेप्ट कर देना है। तो इस तरीके से जितने भी लेजर हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब देखते हैं कि बने कि नहीं बने। तो देखने के लिए 2 नंबर टॉपिक में जाएंगे एल्टर में। एल्टर में जाने के बाद में यहाँ पे लेजर पे जैसे ही एंटर लगाएंगे तो आप देखिए हमने कैश और प्रॉफिट एंड लॉस 2 अकाउंट बने हुए थे, ड्रॉइंग और राम और रेंट, ये 3 मैंने बना दिए। इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे लेजर बनाने हैं। ठीक है, अब आता है ग्रुप। ग्रुप कब बनाने पड़ते हैं, जब इन ग्रुप के अलावा कोई भी, जैसे मान लीजिए सैलरी का ग्रुप है, कोई भी स्कूल का वर्क है, कॉलेज का वर्क है, तो उसमें क्या होता है कि काफी सारी सैलरी दे रहे, तो हम क्या करते हैं कि सैलरी का एक ग्रुप बना देते हैं जिसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सैलरी का जो भी अपन लेजर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए काफी सारे लेजर बनाने हैं, जैसे मुकेश सैलरी, मोहन सैलरी,
ऑन सैलरी, तो यहाँ पे उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सैलरी का अलग हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को सैलरी के हेड के अंदर अलग से शो कर देगा। तो इस तरीके की कोई दिक्कत हो तब ग्रुप बनाने पड़ते हैं, बाकी मोस्टली अपने पास ग्रुप सारे बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये लेजर सारे के सारे अपने को क्रिएट करने हैं, ये ग्रुप सारे के सारे टेली में बने हुए हैं। तो इसमें देख देख कर आपको ये टेली के सारे लेजर तैयार करने हैं, ठीक है। ग्रुप्स और लेजर आज की क्लास में सिर्फ 2 टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक एक टॉपिक। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी चैनल पे नए हैं।